जी बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। इसमें जो है वो हमने जो आर्टिकल देखना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल अब आ रहा है। और पिछले वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बट अब जो है वो उसी की कंटिन्यूटी में एक और आर्टिकल आप जो है वो देखने लगे हैं कि ये वो आर्टिकल है अब जो कि आपको रियलिटी बताएगा, जो कि आपको टोटल कंटिन्यूटी बताएगा कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, तो पहले इसकी बात करने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के शुरू में क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर का आगाज़ ही किस नाम से किया था? हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था बाय द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के नेम से हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था। और उस वक्त मैंने आपको कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन है इसकी दो टाइप्स होती हैं। वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन, हर वो कोऑर्डिनेशन जिसमें इन्वॉल्व हैं न्यूरॉन्स, चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है चाहे नहीं है। अगर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं देन दैट और कोऑर्डिनेशन इज़ नोन एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि दूसरी टाइप की कोऑर्डिनेशन कहलाती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। और इसके बारे में मैंने आपको एक और बात बताई थी केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में, वो ये थी कि ये वो कोऑर्डिनेशन है जिसको आप कहते हैं कि इट इज़ अल्टीमेट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। पूरी जो लिविंग थिंग्स का जो एक सेटअप है, लिविंग थिंग जितनी हैं उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन हो या ना हो, केमिकल कोऑर्डिनेशन लाजमी है। यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इवॉल्व फर्स्ट, कौन सी वो कोऑर्डिनेशन थी जो पहले इवॉल्व हुई, कौन सी वो कोऑर्डिनेशन थी कि जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहले मिलती है, एंसेस्टर्स में मिलती है, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, नॉट नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन ओनली एंड ओनली आकर हमें एनिमल्स में मिलती है, उसके अलावा हमें किसी में नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं मिलती। जबकि अगर आप बात करते हैं बैक्टीरिया में तो वो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है। प्लांट को तो छोड़ दे, प्लांट बैक्टीरिया से बहुत आगे का ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया से क्या से आगे के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी हैं, प्रोटोजोन्स जिनको आप कहते हैं, एमीबा, पैरामीशियम वगैरह, उनमें भी केमिकल कोऑर्डिनेशन है। किंगडम प्रोटिस्टा एनिमल केमिकल कोऑर्डिनेशन पे वर्किंग करता है। किंगडम फंजाई केमिकल कोऑर्डिनेशन पे वर्किंग करता है। किंगडम प्लांटी केमिकल कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है। ओनली किंगडम एनिमेलिया डिपेंड्स ऑन केमिकल एज वेल एज नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा एनिमल्स के मोस्ट सक्सेसफुल होने में और बहुत सी चीज़ों के साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन का भी रोल है। देखिए, सबसे बुनियादी फ़र्क जो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपको नज़र आता है वो है फास्ट रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मिलेगा, उसके फौरी बाद अगर किसी किंगडम में हमें रिस्पॉन्स नज़र आता है तो वो एनिमलिया। जबकि मोस्टली जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इट इज़ स्लो। ये बात आप भी जानते हैं कि प्लांट में चंद एक कोऑर्डिनेशन के अलावा, जैसे टच मी नॉट है, उसको आपने हाथ लगाया फ़ौरन पत्ते बंद हो जाते हैं। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, उसके फ्लैप्स फ़ौरन बंद हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए वो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन ही है। ठीक है, और उसमें पत्ते, अगर आप टच मी नॉट की बात करते हैं तो वो पत्ते यकदम नहीं बंद होते बल्कि आहिस्ता 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 बंद होते हैं सारे, तो वो बहुत लेट बंद होते हैं। लेकिन अगर आप एनिमल्स की बात करें तो एनिमल अपने न्यूरॉन्स की वजह से बहुत सी चीज़ों को एनहांस कर चुका है, अपने रिसेप्टर्स को एनहांस कर चुके हैं। सो बात करने का मकसद ये था कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो शर्त है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, अल्टीमेट कोऑर्डिनेशन यही है। और इवन अगर मैं आपको ह्यूमन की टॉप ऑफ द फूड चेन जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है ह्यूमन, उसकी बात करूं तो बेटा इवन नर्वस कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन केमिकल कोऑर्डिनेशन। कैसे, तो बताएगा? हाँ जी, जल्दी से बताएं। जी, आप बात ठीक कर रहे हो, लेकिन वो जो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है उसको क्या कहते हैं? साइनैप्स, नॉट साइनैप्सिस। साइनैप्सिस डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, साइनैप्स कहते हैं आप उसको। नर्वस कोऑर्डिनेशन डिपेंड्स ऑन केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये बात बिल्कुल ठीक की है आपने
कि जब आप एक न्यूरॉन के एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन जो है वो जब मैसेज ट्रेवल करता है अपने टर्मिनल एक्सॉन्स के जरिए, ये टर्मिनल एक्सॉन्स है ना, टर्मिनल एक्सॉन्स के जरिए जब कोई भी एक्सॉन जो है वो मैसेज ट्रेवल करवाता है, तो ये बात अपने ज़हनों में रखिएगा कि अगले न्यूरॉन की सेल बॉडी उसके साथ ही मौजूद होती है। ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। और न्यूरॉन आमतौर पर जो डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जो डेंड्राइट्स हैं वो सेल बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो एक एक्सॉन से डेंड्राइट तक मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ पर आपको स्पेशल केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, जिनको आप क्या कहा करते हैं, जिनको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको आप न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इवन जो आपने पढ़ा था टी ट्यूब्यूल्स वाला मैकेनिज्म मसल्स में जो मैसेज कन्वे हो रहा था, मसल्स में जो मैसेज पहुंच रहा था न्यूरॉन्स के जरिए, उसमें भी अल्टीमेटली कौन सी कोऑर्डिनेशन वर्किंग कर रही थी? केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो याद रखिए केमिकल कोऑर्डिनेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन की रिप्लेसमेंट बहुत इजीली नजर आती है। एनिमल्स के अलावा सारे ऑर्गेनिज्म नर्वस कोऑर्डिनेशन के बगैर गुजारा कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन अपना अपना लाइफ स्पैन वो फिर भी गुजार लेते हैं और बड़े बखूबी गुजारते हैं एनिमल्स के साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन को रोक देते हैं देन देयर विल बी नो रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब आइए, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन वर्किंग कैसे करती है। इसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो एक दफ़ा और इस बात का, जो आप लोगों को मैंने ये टर्म एक दफ़ा पहले भी बताई हुई है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है? सिग्नल ट्रांसडक्शन बेटा ये होता है कि किसी एक सोर्स से, वो सोर्स कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सोर्स लिख देता हूँ हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है, इससे कोई निकला है केमिकल निकला, ठीक है, इसने कोई केमिकल रिलीज किया, इसको मैं कह देता हूँ C1, केमिकल 1, ठीक है। ये केमिकल जाता है, फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लें ये ADH है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन जिसको आप कहते हैं। ये पहुंचता है और ये एक अदद सेल तक पहुंचता है जिसपे इसका रिसेप्टर मौजूद है। याद रखिए, एक ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, आप लोगों को नर्वस कोऑर्डिनेशन याद होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन का आगाज कहाँ से होता था? स्टिमुलस से आगाज होता था, उसके बाद जो है वो रिसेप्टर आता था, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर, और फिर एंड क्या किस पे होता था? रिस्पॉन्स पे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहां पर क्या कहते हैं कि एक स्टिमुलस होता है, ठीक है, स्टिमुलस आ गया, ओके। स्टिमुलस के बाद अगला जो ऑर्गन है वो रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर कोई ना कोई ग्लैंड होता है, इसमें रिसेप्टर कोई ना कोई ग्लैंड होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर एक केमिकल रिलीज करता है, और ये केमिकल रिलीज करने के बाद ये केमिकल पहुंचता है एक अदद सेल के पास, जिसके ऊपर उस केमिकल के रिसेप्टर होते हैं, जिसको आप टारगेट सेल कहते हैं। याद रखिएगा, हमारी पूरी बॉडी में ADH मूव कर रहा है, पूरी बॉडी में ADH मूव कर रहा है, लेकिन एक्ट सिर्फ और सिर्फ किडनी में जाके करता है। क्यों? क्योंकि ADH के रिसेप्टर सिर्फ और सिर्फ किडनी में मौजूद है और कहीं मौजूद नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मैं पाथवे आपको बनाकर दिखा रहा हूं, जिसमें स्टिमुलस है, उसके बाद रिसेप्टर जो है वो कोई भी ग्लैंड होगा, या फर्ज कर लें इस वक्त रिसेप्टर कौन है? हाइपोथैलेमस, और उसके बाद कोऑर्डिनेटर भी यही है। ये केमिकल रिलीज करता है, वो केमिकल पहुंचता है टारगेट सेल तक, टारगेट सेल उससे आगे रिस्पांस शो करता है। तो अब आपको क्या पता लग गया? देखिए टारगेट सेल, अच्छा, अब टारगेट सेल के साथ शर्त लाजमी लगानी है, और वो क्या शर्त है कि टारगेट सेल सिर्फ और सिर्फ वो हो सकता है जिसके ऊपर उस केमिकल का रिसेप्टर मौजूद होगा। ये अब आप लोगों ने अपने दिलों में बात रखनी है। मैं बार बार इस बात पे फोकस क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह यह है बेटा कि अगर आप ये बात भूलते हैं कि टारगेट सेल के ऊपर रिसेप्टर मौजूद होना जरूरी है, तो फिर आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन ऐसा समझ नहीं आएगी। वजह क्या है कि जैसे मैंने ADH के बारे में बात की, फॉर एग्जांपल हमारे ग्लैंड होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड स्टेरॉइड रिलीज करते हैं, स्टेरॉइड हमारी बॉडी में बहुत से काम करती है। अब वो स्टेरॉइड पूरे ब्लड में फैल जाएगी, लेकिन क्या वो हर ऑर्गन को ट्रीट करेगी? नहीं, सिर्फ उस ऑर्गन के उन सेल्स को जाकर टारगेट करेगी जहां उस स्टेरॉइड का रिसेप्टर मौजूद होगा, जस्ट लाइक थायरॉक्सिन।
थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में मौजूद होता है उसमें से रिलीज होता है। अब थायरॉक्सिन का रिसेप्टर जहां जहां होगा थायरॉक्सिन वहीं से एक्ट कर सकेगा, उसके अलावा थायरॉक्सिन एक्ट नहीं करेगा। सो इसका क्या मतलब हुआ कि सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होती है, आप जरा गौर से सुनिएगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन ये होती है कि एक सोर्स ग्लैंड से एक केमिकल रिलीज होता है, फॉर एग्जांपल एडीएच, और वो पहुंचता है रिसेप्टर सेल तक। रिसेप्टर सेल जो है उसको आप क्या कहते हैं कि ये एक ऐसा सेल है जिसके ऊपर उस एक पर्टिकुलर ग्लैंड का रिसेप्टर मौजूद है। ये रिसेप्टर जो है ये इसके ऊपर जाकर ये जो हार्मोन होता है ये इसके ऊपर जाकर अटैच होता है। अब दो कैफियत हो सकती हैं, एक ये हो सकता है कि वो जो केमिकल रिलीज किया गया था वो सेल में एंटर हो जाए, गौर से सुनिए बात। एक ये सिचुएशन हो सकती है कि जो केमिकल रिलीज किया गया है वो सेल में एंटर हो जाए, और एक ये सिचुएशन हो सकती है कि जो केमिकल रिलीज किया गया है वो रिसेप्टर पे अटैच हो जाए। ये क्यों होता है ये भी मैं थोड़ी देर में आपको दोबारा बताऊंगा। जो भी होता है दोनों क्या स्टार्ट कर देते हैं, दोनों एक रिएक्शन कास्केड स्टार्ट कर देते हैं। कास्केड क्या होता है, कोई बताएगा? कास्केड, कास्केड होता है तसलसल, किसी भी रिएक्शन का तसलसल। एक साइड से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, वो स्टेप बाय स्टेप अकम्प्लिशमेंट की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। सो जब एक दफा हार्मोन रिलीज होगा, रिलीज होकर रिसेप्टर पर अटैच होगा, रिसेप्टर पर अटैच होने के बाद उस सेल में एक रिएक्शन कास्केड स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी, एक रिएक्शन कास्केड स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है कि एडीएच ने क्या करवाना है, एडीएच ने जो रिस्पॉन्स करवाना है वो आपको अच्छे तरीके से पता है, वो है वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो आप देख लीजिए कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो जो रिएक्शन चाहिए होगा वो कब स्टार्ट होगा। वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए जो जो रिएक्शन चाहिए होगा वो तब स्टार्ट होगा जब एडीएच आकर इधर अटैच हो जाएगा। जब तक एडीएच अटैच नहीं होगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही अटैच होगा यहां पर रिएक्शन कास्केड शुरू होगा, और रिएक्शन कास्केड शुरू होते ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो ये है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, जो जिसके हवाले से आपने एक बात याद रखनी है बेटा। देखिए, कोई भी हार्मोन आप पढ़ने लगे आगे, कोई भी हार्मोन आप आगे पढ़ने लगे, कोई भी ग्लैंड आप पढ़ने लगे, ये रूल लाजमी है, ये जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, सब में ये चीज कॉमन है। ये नेगेटिव फीडबैक नहीं है जिसका मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको समझाऊंगा। नेगेटिव फीडबैक तो बाद की बात है, ठीक है। अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी आप ये समझ रहे हैं कि हार्मोन की वर्किंग कैसे होती है, या हार्मोन को भी छोड़ दें। लैग कर रही है वॉइस या कट रही है? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आदिया एक दफ़ा ना आप अगर आप चाहती हैं तो मैं चंद सेकंड वेट कर लेता हूँ, अगर आप एग्जिट होकर एंटर होना चाहें तो। किसी और का भी इशू तो नहीं है? जी बेटा, ये समझ आया? चले, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वो आ जाएगी। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से चलने हैं। चाहे चाहे आप लोग इसको जो है वो कहें कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, आप चाहे बात कर लें कि भाई आप जो है वो थायराइड ग्लैंड की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, सब में जो कॉमन पाथवे है वो यही है, सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक जगह से सिग्नल आएगा, वो एक सेल को एक्टिवेट करेगा, वो रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है ये आप लोगों ने अब जो है वो जहन में रखनी है। और अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई बात समझ नहीं आई तो अभी पूछ ले, वरना अगर आपको बाद में प्रॉब्लम होता है तो इस लेक्चर को मैं अपलोड कर देता हूँ, बल्कि मैं कल वाला लेक्चर भी अपलोड करना भूल गया, बस पता नहीं क्यों मैं भूले जा रहा हूँ ये। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ तक तो हमारा हो गया कौन सा, सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे हो रही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमें ये अंदाजा हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन होती क्या है, ठीक है। हमने पूरा पाथवे पढ़ लिया, कैसे अंदाजा हुआ हमें, ये देखें
ये जो पाथवे हमने पढ़ा है, मैं इसको एक और कलर से मार्क कर देता हूँ, ये जो पाथवे हमने पढ़ा है ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं है। स्टिमुलस केमिकल है, रिसेप्टर उसको रिसीव कर रहा है, और आगे जो वो स्टिमुलस भेज रहा है उसमें भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व नहीं है बल्कि केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। टारगेट सेल जो रिसीव कर रहा है वो भी किसको रिसीव कर रहा है? केमिकल को। और उसके बाद वो रिस्पॉन्स दे रहा है, वो रिस्पॉन्स भी किस फॉर्म में है? वो रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो केमिकल हो या कोई भी हो, लेकिन वो रिस्पॉन्स किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है कि सोर्स से लेकर और टारगेट तक जो आपका कम्युनिकेशन सोर्स है वो केमिकल हो। मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टिमुलस से लेकर, चलें स्टिमुलस कह लें, इसको स्टिमुलस कह लें, स्टिमुलस से लेकर टारगेट तक अगर आपका कम्युनिकेशन सोर्स जो है वो क्या है? वो केमिकल है, देन यू कैन से दैट, बेटा ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है कि अगर आपका कम्युनिकेशन जो सोर्स है वो केमिकल है तो वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और अगर आपका कम्युनिकेशन सोर्स न्यूरॉन है तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बातें। अब आइए हम अगली बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन। देखिए हमने कहा कोऑर्डिनेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, नर्वस और केमिकल। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इसको देख लेते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन की टाइप्स को। बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन की ना कई टाइप्स होती हैं, जिनमें से मोस्टली एज सच बहुत ज़्यादा आप लोगों को जानने की ज़रूरत उस तरह नहीं होती, लेकिन चले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बेटा दो बच्चियाँ लीव करके गई हैं, एक तो मायरा थी और कौन था? मायरा ने लीव किया, क्यों भाई? शहर आदिया, अच्छा चलो। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप देखते हैं कि सबसे पहली जो कोऑर्डिनेशन है वो है जिसको आप कहते हैं सेल टू सेल, सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन। सेल टू सेल केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल को इन्फॉर्म करता है कुछ करने को। एक सेल कुछ केमिकल रिलीज करता है जो दूसरे सेल को, अच्छा ये अब जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है? ये मीडियम है ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक सेल दूसरे सेल को इन्फॉर्म करता है कि तुमने ये काम करना, ठीक है। सो ये जो है ये होती है सेल टू सेल, या इसको हम कहते हैं पैराक्राइन कोऑर्डिनेशन। पैराक्राइन होता है दो सेल साथ साथ पड़े हुए हैं, पैराक्राइन मतलब पैरेलल, दो साथ साथ पड़े हुए हैं और वो एक सेल दूसरे सेल को कोई ना कोई जो है वो ये टारगेट सेल है, ठीक है, और जो स्टिमुलस दे रहा है वो ये वाला सेल है, ठीक है। सो ये टारगेट सेल जो है ये एक सेल के जरिए जब स्टिमुलेट होता है तो इसको आप पैराक्राइन कहते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी आती है? बेटा इसकी एग्जांपल आ जाते हैं न्यूरॉन। आपको पता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को बाय द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट करता है, तो इसको आप पैराक्राइन कहते हैं। एक आ जाते हैं सेल ऑन इट सेल्फ। सेल अपने ही बॉडी को, अपने आप को अपनी मेम्ब्रेन के जरिए कुछ करवाना चाह रहा होता है, अपने आप को जो है वो अपना कोई रिएक्शन करवाना चाह रहा होता है। ऐसे केस को आप कहते हैं ऑटोक्राइन। इसमें क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को जब सेल ने स्टार्ट करवाना होता है तो सेल कुछ केमिकल रिलीज करता है, लेकिन उन केमिकल्स के रिसेप्टर्स होते हैं उसके अपने ऊपर। ऑटोक्राइन का मतलब क्या है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ जब सेल्फ एक्टिवेशन होगी ना, अपनी मेम्ब्रेन के जरिए अपने आप में कोई रिएक्शन करवाना, तो ऐसे मैकेनिज्म को आप कहते हैं ऑटोक्राइन। इसमें केमिकल रिलीज होते हैं जिनके रिसेप्टर खुद उसी सेल पर मौजूद होते हैं जो केमिकल रिलीज कर रहा होता है। ऐसा मैकेनिज्म आमतौर पे कब होता है? ऑटोफेगी के टाइम पे, जब किसी भी सेल ने अपने आप को एंगल्फ करना हो, अपने आप को खत्म करना हो, एलिमिनेट करना हो, तब ऐसा काम होता है, ठीक है। तीसरी टाइप की होती है एक्सोक्राइन। मैं आप लोगों को ना एक पिक्चर दिखाता हूँ कैम्पबेल में से, जो मेरी दूसरी बुक है जो मैं पढ़ता हूँ, उसमें ना कुछ और भी हैं, तो वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। एक्सोक्राइन क्या होता है? ऐसे ग्लैंड, इसमें ग्लैंड शामिल होते हैं,
बेटा इसमें ग्लैंड्स नहीं थे, ऊपर वालों में ग्लैंड्स नहीं थे, पैराक्राइन ऑटोक्राइन में ग्लैंड नहीं है, बल्कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन या सेल ऑन इट सेल्फ कम्युनिकेशन चल रही है। एक्सोक्राइन में क्या होता है, ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट्स के जरिए बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड कोई भी केमिकल भेजते हैं। ऐसे मैकेनिज्म को हम कहते हैं एक्सोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब ग्लैंड ने एक केमिकल रिलीज किया, वो डक्ट में से होता हुआ या बॉडी के अंदर रहा या बॉडी से बाहर निकल गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आ जाते हैं, स्वेटिंग एक्सोक्राइन है, ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हैं ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये भी एक्सोक्राइन है। इनकी डक्ट्स मौजूद हैं बकायदा, ये डक्ट के जरिए जो है वो बॉडी से बाहर या अब पैंक्रियाटिक जूस क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से निकलता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। लेकिन असल में इसका बाकियों से फर्क क्या है, इसमें भी ईसीएफ यूज होता है, इसमें भी ईसीएफ यूज होता है। यहां पर क्या यूज हो रहा है, यहां पर डक्ट यूज हो रही है, और डक्ट के जरिए जो पैंक्रियाटिक जूस हो, स्वेटिंग हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी, या जैसे बाइल कह लें आप, बाइल भी तो डक्ट के जरिए आता है ना इंटेस्टाइन तक, वो भी एक्सोक्राइन है। कोई भी केमिकल जो किसी डक्ट के जरिए किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाया जाता है वो एक्सोक्राइन, ठीक है। ऐसे केमिकल को आप एक्सोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें अब आपको एक और बड़ी मजे की चीज बताता हूँ, टीयर्स। एक मिनट, आप लोगों की इधर ना वो आ रहा होता है, नाइस एकेडमी का टैग आ रहा होता है, तो एग्जाम्पल हम अगले वाले में ले जाते हैं, इधर लिख लेता हूँ। टीयर्स जो हैं उसकी बकायदा डक्ट्स होती हैं जिसको लैक्रिमल डक्ट कहा जाता है, लैक्रिमल डक्ट। तो ये टीयर्स भी एक्सोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक्सोक्राइन रिलीज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा केमिकल जो सेल से या किसी ऑर्गन से निकले, ग्लैंड से निकले, और डक्ट के जरिए बॉडी के अंदर या बाहर ट्रांसफर किया जाए, उसको कहा जाता है एक्सोक्राइन। अब आइए अगली बात पर, और वो कौन सी है, वो है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के बारे में आप लोगों ने एक बात बहुत क्लियर रखनी है बेटा, एंडोक्राइन में किसी भी ग्लैंड या सेल के जरिए कोई भी केमिकल टारगेट तक पहुंचता है। शर्त क्या है कि बीच में जो कम्युनिकेशन वे है वो क्या हो, ब्लड हो। कम्युनिकेशन वे ब्लड होना चाहिए। जैसे ही किसी केमिकल के लिए कम्युनिकेशन वे ब्लड है तो वो एंडोक्राइन है, ठीक है। ये बातें जो हैं ये आपके, अच्छा एक और बात आपको यहां पर बताता हूं, बहुत से लोग जो हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर को हार्मोन समझ लेते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को। जैसे एक अदद न्यूरोट्रांसमीटर है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो होता है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको, ये पेन किलर होता है, हमारी बॉडी का ना पेन किलर होता है, ठीक है। तो जब ये रिलीज होता है ना, तो इसको आमतौर पे समझ लिया जाता है ये खुशी के लिए, प्लेजेंट फीलिंग के लिए, एक तो पेन किलिंग के लिए, दूसरा प्लेजेंट फीलिंग के लिए इसको रिलीज करवाया जाता है। अब आमतौर पे क्या कहते हैं कि खुशी के टाइम पर कौन कौन से हार्मोन है, सेरोटोनिन, उसके बाद ऑक्सीटोसिन, और क्या कह दिया जाता है, एंडोर्फिन। अगर आप जाके नेट पर पढ़ेंगे ना तो आपको ये तीन नाम लाजमी मिलेंगे। व्हाट आर द हार्मोन्स ऑफ हैप्पीनेस, ये आप नेट पे जाकर लिख लें, तीन हार्मोन मिलेंगे आपको, तीन नाम मिलेंगे, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन। हालांकि एंडोर्फिन हार्मोन नहीं है, एंडोर्फिन न्यूरोट्रांसमीटर, ये आप लोगों की कैम्बेल वाली बुक में भी लिखा हुआ है। मैं सिर्फ क्या बताना चाह रहा हूं, इसी तरीके से बल्कि मैं एक और बात गलत बोल रहा हूं, सेरोटोनिन भी हार्मोन नहीं है, सेरोटोनिन भी न्यूरोट्रांसमीटर। तो कहने से क्या मुराद है कि वो केमिकल जो ब्लड में आ जाएगा, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लड, वो केमिकल हार्मोन कहलाएगा।
याद रखिए। अच्छा, मैं अब आप लोगों को ना एक इसकी मिसाल देता हूँ, सुनिएगा जरा मिसाल इसकी। देखिए, आप लोगों ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े हैं, कौन से थे बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर, मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को ऐसे बताया नहीं है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो होते हैं, वैसे आप लोगों को अंदाज़ा है लेकिन सच शायद याद ना हो, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अच्छा, ये जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन है, इनका और नाम भी होता है, क्या नाम होता है इनका? इनका दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। आपको पता है ये दो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से भी रिलीज होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है उसके दो पोर्शन होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही केमिकल बाज़ का न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी यूज होता है और वही हार्मोन के तौर पर भी यूज हो रहा होता है। एड्रिनल ग्लैंड के ना दो पोर्शन होते हैं, एक बाहर वाले पोर्शन को कहा जाता है कॉर्टेक्स, ये हमेशा स्टेरॉइड रिलीज करता है, और अंदर वाला पोर्शन कहलाता है मेड्यूला। मेड्यूला के दो हार्मोन्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं? यही दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस वक्त आप एड्रेनलिन को हार्मोन कहेंगे और किस वक्त आप एड्रेनलिन को न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे। आपके सामने बड़ी वाज़ेह बात आ गई है। जिस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन को एज ए न्यूरोट्रांसमीटर यूज कर रहा होगा, उस टाइम पर आप एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन को क्या नहीं कह सकते? हार्मोन नहीं कह सकते। लेकिन अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो एड्रेनलिन ब्लड में भी होता है। अब गौर से सुनिएगा बात को कि अगर एड्रेनलिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर काम कर रहा है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा। अगर वो ब्लड में है तो उसको आप हार्मोन कहेंगे। इसी तरह ऑक्सीटोसिन का भी मामला होता है। आपको पता है ऑक्सीटोसिन भी न्यूरोट्रांसमीटर बन सकता है। अगर ऑक्सीटोसिन आपके न्यूरॉन्स के दरमियान में राब्ता रख रहा है ना, तो वो क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। वही ऑक्सीटोसिन जब ब्लड में आ जाता है तो वो हार्मोन। जस्ट कंसिडर दिस रियलिटी। मतलब एक ही केमिकल, एक ही नाम का एक ही केमिकल कंपोजिशन, एक टाइम पे आप उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कब? जब वो ब्लड में नहीं है बल्कि वो न्यूरॉन्स के दरमियान में कम्युनिकेशन कर रहा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन कर रहा होता है। वही केमिकल जब ब्लड में आकर अपना एक्शन करता है, दैट एट दैट टाइम दैट सेम केमिकल विल बी कॉल्ड एज अ हार्मोन। तो ये मैं आपको सारी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा हूं कि जो जो हार्मोन, जो जो केमिकल आपको एक दफा ब्लड सोर्स से ट्रेवल होता नजर आ गया, वो चाहे न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी यूज होता हो, लेकिन एक दफा आपको ब्लड सोर्स से यूज ट्रांसफर होता नजर आ गया तो उसको आप हार्मोन कह सकते हैं। हाँ, वो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम कर सकता है और वो हार्मोन के तौर पर भी काम कर सकता है। जी बेटा, ये बात समझ आई है या नहीं? इस बात को क्लियर कीजिएगा जरा मुझे, या मैं इसको रिपीट करूं? रिपीट करूं या समझ आई है? ओके, अच्छा जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आप लोगों को मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बता दिया काफ़ी कुछ। ये अभी तक मैं सिर्फ जो है वो यहाँ तक पहुँचा हूँ। दे में स्टिमुलेट ऑन इनहिबिटर फंक्शन। हार्मोन की डेफिनेशन भी यहाँ लिखी हुई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, poured directly and transported to blood to respective target tissue। ठीक हो गया। affect the target cell, they do not initiate new। हाँ, ये न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं स्टार्ट करते बल्कि पुराने वाले को तेज कर लेते हैं। ठीक है,
प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय रेगुलेटिंग एंजाइमेटिक एंड केमिकल रिएक्शन। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी भी चीज़ को इनहिबिट करवाना हो या एक्सेलरेट करवाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। दे में आइदर स्टिमुलेट और इनहिबिट अ फंक्शन। हाँ, ये मैंने आपको बताया ना अभी कि ऐसा हो सकता है कि आप हार्मोन के ज़रिए कोई रिएक्शन तेज़ करवाएं या किसी रिएक्शन को स्टॉप करवा दें। ठीक है। हाँ, अब देखिए हार्मोनल चेंज आता है बॉडी में हार्मोनल चेंज आता है बाय द एज। आपको पता है जब अडोलेसेंस आती है, जब अडल्टहुड आता है, तो हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बड़ा सवियर हार्मोनल चेंज आया होता है। कैसे भला? हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट और फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन की अमाउंट बर्स्ट करती है, एकदम इंक्रीज होती है। तो ये जो अमाउंट इंक्रीज होती है, ये अमाउंट हमारी बॉडी की जो चाइल्डहुड की होम्योस्टेसिस है उसको चेंज कर देती है। अक्सर औकात एडोलेसेंस में स्किन पर एक्ने निकल आती है। वो एक्ने क्यों है? क्योंकि आपने होम्योस्टेसिस अटेन की थी आफ्टर बर्थ। 1 साल लगा, 2 साल लगे, आपने जो है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर ली। लेकिन जब आपने जो है वो जब अडल्टहुड आया, हार्मोनल चेंज आया, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो होम्योस्टेसिस पुरानी थी अब वो नहीं रहेगी। अब वो होम्योस्टेसिस इंटायरली चेंज हो जाएगी और वो होम्योस्टेसिस चेंज होकर आपकी बॉडी में एकदम चेंजेस लाएगी जिसको आप स्टार्ट में अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। बड़े मिजाज बिगड़ते हैं एडोलेसेंस में, अडल्टहुड में मिजाज बिगड़ रहे होते हैं। क्यों? होम्योस्टेसिस स्टेबिलिटी नहीं होती। होम्योस्टेसिस स्टेबल होते होते कुछ टाइम लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हार्मोनल चेंज आ रहा होता है, यानी होम्योस्टेसिस शिफ्ट हो सकती है। अभी जो इन लोगों ने लिखा हुआ है ना कि लॉन्ग टर्म चेंजेस, जैसे एक हार्मोन है सोमेटोट्रोफिन, वो ग्रोथ हार्मोन। अब सोमेटोट्रोफिन जो है वो क्या करता है? वो ग्रोथ करवाता है। ये जो ग्रोथ है ये पहले 10 साल खूब हार्मोन रिलीज होता है, फिर उसके बाद थोड़ा मजीद तेज होता है जब अडल्टहुड आ रहा होता है, फिर 20 साल की एज तक ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होता है और उसके बाद इसका काम सिर्फ रिपेयर रह जाता है बॉडी का। इसी तरीके से एक और होम्योस्टैटिक चेंज आता है, एंड आई एम नॉट मेकिंग अ जोक। ये होम्योस्टैटिक चेंज आता है राइट आफ्टर मैरिज। उस वक्त भी हार्मोनल चेंज आता है। तो उस वक्त भी जो बॉडी को मेंटेनेंस है हमें उस वक्त भी समझ नहीं आई होती, क्योंकि हमें जाहिर है इन बातों का पता ही नहीं है नॉर्मली। जब मैं मतलब खुद अपनी बात करता हूँ कि होम्योस्टैटिक चेंज है, मैंने पढ़ा ना कि ये स्टेजेस डिफरेंट होती हैं जिसमें आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस को रिफ्रेश करती है, रीअरेंज करती है। तब मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली लोग गलती क्या करते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो लोग पढ़ा रहे होते हैं, इवन मी, उनको भी नहीं पता होता कि यार चेंज ये आ रहा था असल में। तो वो होम्योस्टैटिक चेंज जो है वो जो है जिंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस पे आ रहा होता है और उसकी वजह क्या होती है? हार्मोनल चेंज। ठीक है। अच्छा बेटा 5 मिनट रह गए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं। लाजमन ये आइडिया देने वाला जो है वो बड़ा ज़रूरी है, और वो क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के तौर पर पूछा गया है कि केमिकली हार्मोन्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। हार्मोन्स की केमिकल टाइप्स कौन कौन सी हैं बेटा? कुछ हार्मोन्स होते हैं प्रोटीन्स, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, छोटी छोटी प्रोटीन्स होती हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं अमाइनो एसिड, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, छोटे छोटे ये। अच्छा, अमाइनो एसिड और प्रोटीन में क्या फर्क है? अमाइनो एसिड और प्रोटीन में फर्क ये है कि 3, 4, 5, 10 से जो बना होगा उसको हम कहेंगे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, और जो जरा ज्यादा अमाइनो एसिड से बना होगा, जैसे इंसुलिन 51 अमाइनो एसिड से बनी हुई होती है, 2 चेन का। ठीक है। तो मतलब उसको आप कह देंगे कि वो प्रोटीन इन नेचर है, हालांकि कहना उसको भी नहीं चाहिए, वो भी पेप्टाइड है, वो भी प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन तब तक नहीं होगी जब तक 10,000 डाल्टन से मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज नहीं हो जाता, तब तक आप उसको प्रोटीन नहीं कहते, क्योंकि प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल में शुमार होता है। खैर उसको छोड़ें। तो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से मुराद क्या है कि 10-12 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल जो हार्मोन हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जैसे थायरोक्सिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन। फिर पॉलीपेप्टाइड्स, वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मतलब ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर हो, सारे के सारे प्रोटीन, अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड इन्हीं नेचर के हैं। ठीक है। और आखिरी आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। जो बात मैंने इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई है बेटा, याद रखिए। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे हमारे जो है वो केमिकल हार्मोन्स होते हैं, और ये आप लोगों को एमडी कैट में दोबारा से बताई जाएगी बात। ठीक है। और वो क्या है कि एक केमिकल
दो केमिकल्स हैं, इसको मैं लिख देता हूं ए और इसको मैं लिख देता हूं बी। ये केमिकल फर्ज करें इसका ताल्लुक अमाइनो एसिड, प्रोटीन या पेप्टाइड के साथ है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन या पेप्टाइड वाला हार्मोन है बेटा, हमेशा इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, ये अंदर एंटर नहीं हो सकता। याद रखिए जो ये पहली तीनों कैटेगरीज हैं, प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव की और उसके बाद पॉलीपेप्टाइड की, ये किसी भी सेल को किस तरह स्टिमुलेट करते हैं, ये किसी भी सेल को बाहर से स्टिमुलेट करते हैं मेम्ब्रेन के जरिए, यानी बाहर से अटैच होंगे और अंदर चेंजेस लाएंगे। मतलब अब ये अंदर जो है वो चेंजेस लाना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो हार्मोन फैट इन नेचर हैं और खास तौर पे स्टेरॉइड, जितने हार्मोन फैट इन नेचर हैं और जितने हार्मोन फैट इन नेचर हैं वो एक्चुअली स्टेरॉइड्स हैं, वो डायरेक्टली बगैर किसी रुकावट के सेल के अंदर जाकर इंटरफेयर करते हैं और रिएक्शन कास्केड स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कुछ हार्मोन जो हैं वो सेल के बाहर से रिएक्शन देते हैं, सेल के बाहर से सिग्नल कास्केड, रिएक्शन कास्केड स्टार्ट करते हैं और कुछ अंदर जाकर करते हैं। जो बाहर हैं वो वाले होंगे जिनकी नेचर अमाइनो एसिड, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है, और जो अंदर जाकर इंटरफेयर करेंगे चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर जाएं चाहे वो साइटोप्लाज्म में जाएं, ठीक है। जो अंदर जाकर इंटरफेयर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हो सकते हैं? स्टेरॉइड हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टेरॉइड फैट सोल्यूबल है और हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका मेन पार्ट जो बाहर की डबल मेम्ब्रेन होती है ऑब्वियसली वो फैट कंपोज्ड है, ठीक है, तो वो इजीली डिसॉल्व होकर अंदर चले जाएंगे। एक एमसीक्यू में देख रहा था एमडी कैट का वो एमसीक्यू था कि हार्मोन्स हैव रिसेप्टर्स ऑन, अब यहां उसने डिफरेंशिएट नहीं किया कि प्रोटीन इन नेचर, पेप्टाइड इन नेचर या फला इन नेचर। हार्मोन्स हैव रिसेप्टर्स ऑन, पहला था मेम्ब्रेन। अच्छा सच्ची बात यह है कि ये कभी भी एमडी कैट के वो जो यूएचएस का एमडी कैट है उसमें कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके बुक में है ही नहीं। मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके बाद जो है न्यूक्लियस, और चौथी ऑप्शन थी ऑल ऑफ दीज। और आपको अच्छे तरीके से पता है जो मैंने अभी बात बताई है उसके मुताबिक कौन सी ऑप्शन बनती है जी? हाँ कौन सी? फॉस्फोरस। अभी मैंने क्या बात बताई है कि हार्मोन का रिसेप्टर, जी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर रिसेप्टर सिर्फ होगा प्रोटीन, पेप्टाइड और अमाइनो एसिड का। स्टेरॉइड हार्मोन साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट जाके एक्ट करेंगे, यानी उनका रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होगा, या स्टेरॉइड हार्मोन इवन साइटोप्लाज्म को बाईपास करके न्यूक्लियस के अंदर जाकर भी एक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी हार्मोन के रिसेप्टर कहां कहां हो सकते हैं। यहां डिफरेंशिएशन नहीं हुई हुई बच्चे, यहां ये नहीं बताया गया कि वो आपसे प्रोटीन हार्मोन पूछ रहा है, पेप्टाइड पूछ रहा है, अमाइनो एसिड पूछ रहा है या स्टेरॉइड पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा। वो आपको कह रहा है कि भाई हार्मोन की रिसेप्टर साइट कहां कहां होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि हार्मोन की रिसेप्टर साइट इन 3 जगहों पर हो सकती है। तो इस वाले एमसीक्यू का आंसर ऑल ऑफ दी बनता है। ठीक हो गया? ले बच्चे अगली क्लास का टाइम हो गया है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह बाद में करते हैं।